नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वक्त ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। एक फिल्म आई थी वक्त, बलराज साहनी की फिल्म, आपको याद होगा। उसका गाना ज़बान पर चढ़ गया था लोगों के। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। इस समय की अगर देश की राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करना हो तो ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है। कहाँ से कहाँ विपक्ष पहुँच गया, विपक्ष के से मेरा मतलब है गैर भाजपा दल, और कहाँ भाजपा पहुँच गई। देश की राजनीति में अगर पिछले 11-12 साल की बात करें, पीछे की बात छोड़ दें, तो 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट आए, 2 प्रस्थान बिंदु आए। पहला 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने आए और उन्होंने देश की राजनीति बदल दी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला। ये कोई छोटा अवसर नहीं था, ये कोई छोटी बात नहीं थी, कोई छोटी राजनीतिक घटना नहीं थी। ये भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट। उस तरह का समय था और वो समय अभी तक चल रहा है, वो रुका नहीं है। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि 2 ऐसे अवसर आए जब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया भारत की राजनीति में। दूसरा आया 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई, 14 और 19 दोनों से घट गई। 14 में 283 मिली थी और 2019 में 303 मिली थी, लेकिन 2024 में 240 पर आ गई बीजेपी। और जो जितने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो बीजेपी और मोदी को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ना शुरू किया कि अब बीजेपी और मोदी दोनों ढलान पर है। तो मोदी का प्रभाव अगर खत्म नहीं हो रहा है तो कम तो निश्चित रूप से हो रहा है, और भाजपा अब इससे नीचे जाएगी। ढलान पर जो भी रहता है वो नीचे ही जाता है जब तक कि उसको बड़ी ताकत कोई रोक न दे। तो बीजेपी को ढलान पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को ढलान पर जाने से किसने रोका? कोई रोकता तभी तो जो है ये परिस्थिति बनती। तो वो 2024 में जो प्रस्थान बिंदु था भारतीय राजनीति का, उसने भाजपा को संभलने का मौका दे दिया। भाजपा ने अपना कोर्स करेक्शन किया, अपना रास्ता बदल लिया, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया। और आप देखिए उसके बाद से किन राज्यों में चुनाव हुए। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, और उससे पहले जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में ही हो चुका था, दिल्ली में, झारखंड में, और उसके अलावा बिहार में। इनमें से अगर आप देखें तो झारखंड को आप कह सकते हैं कि वो भाजपा की जीत में एक काले टीके की तरह था कि नज़र न लगने पाए इस जीत को। भाजपा झारखंड हार गई और हेमंत सोरेन से हारी, इसमें कोई शक नहीं है। हेमंत सोरेन जनजातियों के बड़े नेता के रूप में झारखंड के उभर चुके हैं और स्थापित हो चुके हैं। भाजपा के पास हेमंत सोरेन का कोई जवाब झारखंड में नहीं है। लेकिन आज झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी जिन राज्यों में भाजपा की जीत हुई, आप देखिए, महाराष्ट्र में जीत हुई, हरियाणा में जीत हुई, उसके अलावा दिल्ली में जीत हुई, और बिहार में सबसे ताज़ा जीत है अब महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनावों में, और ख़ास तौर से बीएमसी में भाजपा की जीत। और शुरू करें महाराष्ट्र की जीत से, विधानसभा चुनाव की जीत से, तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, एक निरंतरता दिखाई देगी, एक संदेश दिखाई देगा, सुनाई देगा। और मैंने जो बात कही शुरू में कि ढलान पर जा रही बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कोई बड़ी ताकत ही रोक सकती थी, वो ताकत कौन थी? वो ताकत जनता की थी, वो ताकत मतदाता की थी। भाजपा ने 2024 में जो नारा दिया, इस अब की बार 400 पार, वो मतदाता को, जनता को पसंद नहीं आया। उसका नुकसान भाजपा को हुआ। लेकिन उसके बाद उसके विरोधियों ने जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि भाजपा और मोदी दोनों ढलान पर है,
ये बहुत ही ज़्यादा नापसंद किया भारत के मतदाता और भारत के लोगों ने। तो मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा निकलने के बाद और अभी ये जो महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आए, इनको अगर आप देखें तो ये इस कार्यकाल को, ये अभी चलने वाला है, अलग अलग राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं, उनकी भी बात करता हूं आगे। ये मेरी नज़र में ये भारतीय राजनीति का प्रायश्चित काल है। 2024 में जो लोकसभा सीटें कम हुई बीजेपी की, इससे बीजेपी और बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के साथी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, ये लोग कितना दुखी हुए नहीं हुए पता नहीं। लेकिन ऐसा लगता है जो विधानसभा के और स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इससे लगता है कि मतदाता बहुत दुखी हुआ। उसको लगा कि हमसे गलती हो गई, उसको लगा कि हमने ये न्याय नहीं किया। जब व्यक्ति को अपराध बोध होता है और उसमें नैतिक बल होता है तो वो प्रायश्चित करता है। मैं मानता हूं कि भारतीय मतदाता प्रायश्चित कर रहा है, इसीलिए कह रहा हूं कि ये भारतीय राजनीति का प्रायश्चित काल है। और ये काल जो है अभी ठहरा नहीं है, रुका नहीं है। ये मत समझिए कि बीएमसी के चुनाव नतीजे के बाद ये रुक जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अब बीजेपी पूरी तरह से सर्वोच्च स्थान पर स्थापित हो गई है। और बीएमसी के चुनाव के नतीजे और उसका महाराष्ट्र के जो स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे हैं, उस पर मैंने कल बात की थी शाम के अपने वीडियो में, वो आपने सुना होगा, मुझे उम्मीद है। आज उस पर ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाला अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जो अगला दौर है विधानसभा के चुनावों का, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी जो केंद्र शासित क्षेत्र है, तो असम में तो भाजपा की जीत में कोई दूर दूर तक कोई शंका नहीं है। भाजपा तीसरी बार असम में सरकार बनाने जा रही है, ये आज से ही दिखाई दे रहा है। पुदुचेरी में भी ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी, एनडीए यानी भाजपा और अन्ना द्रमुक और उसके जो बाकी साथी हैं उनके साथ मिलकर। लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्व नहीं है। असली जो लड़ाई है वो पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों का चुनाव आगे की राजनीति तय करेगा। और मैं आज ये आपसे कह रहा हूं कि इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे में भी आपको भारतीय राजनीति का प्रायश्चित काल दिखाई देगा, मतदाता का प्रायश्चित दिखाई देगा। अभी तक जो अनुमान है, जो आकलन है इन 3 राज्यों के बारे में कि ममता बनर्जी को हराना बड़ा मुश्किल है, तमिलनाडु में एमके स्टालिन को हराना बहुत कठिन है, और केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो हार सकता है और कांग्रेस जीत सकती है। ये सारे समीकरण बदल सकते हैं और मुझे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां बन रही हैं, गुरुवार को जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई ईडी की रिट पर और कहा कि हम अराजकता को बढ़ने नहीं दे सकते, जिस तरह की टिप्पणी की है ममता बनर्जी की सरकार पर, उनकी पार्टी पर और उनकी पार्टी और प्रशासन के रवैये पर, तो इस बात की संभावना लगातार तेजी से बढ़ रही है कि ममता बनर्जी का सितारा डूब रहा है, उनका सूर्य अस्त हो रहा है। बड़े बड़ों का हो चुका है। ब्रिटिश राज जिसका सूर्य कभी डूबता नहीं था, आज वो कहाँ है उसको खोज पाना मुश्किल है। उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी कि भारत के साथ एफटीए हो जाए, एफटीए हो गया है भारत के साथ। ये उनके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल था। इससे आप समझिए कि किस तरह का बदलाव आ रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात छोड़ दें, अभी देश में ही रुकते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। देखिए, ये पॉलिटिकल रीसेट है, मेरा मानना है। एक प्रायश्चित का पक्ष है और दूसरा पॉलिटिकल रीसेट का है। पूरी राजनीति फिर से व्यवस्थित हो रही है, एक नई व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बन रही है देश में, जिसमें भाजपा सबसे ऊपर है और उसकी ये बढ़त उत्तरोत्तर बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली है, रुकने वाली भी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु
मुझे लगता है कि इन तीनों राज्यों में जो सत्तारूढ़ दल है वो जा रहा है। इस समय जो भारतीय राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी का दो चीज़ें चलती हैं, या तो एंटी इनकम्बेंसी चलती है या प्रो इनकम्बेंसी। ये प्रो इनकम्बेंसी का सिलसिला जो है पिछले 20-25 सालों में शुरू हुआ है, और इसमें ज़्यादा बड़ा योगदान, या बल्कि कहें सबसे बड़ा योगदान बीजेपी का है कि उसकी राज्य सरकारें बार बार लौट कर आती हैं। अब तो केंद्र सरकार के मामले में भी उसने ये धारणा स्थापित कर दी है। लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है बीजेपी की। तो पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी का जाना कोई अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि जब वक्त करवट लेता है तब अनहोनी को होनी होने में देर नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल में वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके बावजूद कि केंद्र सरकार और भाजपा ने जो करना चाहिए था पश्चिम बंगाल में नहीं किया, उसके बावजूद स्थिति परिस्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार कमजोर हो रही हैं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन का भाग्य तय करेंगे टीवी के पार्टी के विजय। सुपरस्टार हैं तमिल फिल्मों के, उनके रवैये से तय होगा। वैसे उनके रवैये के बिना भी, मेरा मतलब रवैये से है कि अगर क्या वो डीएमके विरोधी गठबंधन में आते हैं, अगर आते हैं तो मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था उस पर अब भी कायम हूँ कि क्लीन स्वीप होगा उस गठबंधन का, सफाया हो जाएगा डीएमके का। अगर वो अलग लड़ते हैं तब भी डीएमके के हारने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बल्कि कह सकते हैं, आज कम से कम कह सकते हैं कि लगभग तय है। इसी तरह से केरल में सीपीएम का जाना तय लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रतिद्वंदी है सीपीएम की और सीपीएम के गठबंधन की जो एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके मुकाबले में है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला है। वो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब एलडीएफ तो जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यूडीएफ आ जाएगी, ये बात कांग्रेस के लोग भी भरोसे से नहीं कह पा रहे हैं। तो इतना बड़ा चेंज, अब आप देखिए, डीएमके का हारना तमिलनाडु की राजनीति में द्रविडियन पॉलिटिक्स के खात्मे की शुरुआत होगी। सीपीएम का हारना और कांग्रेस का ना आना केरल में, केरल की राजनीति में एक आमूल परिवर्तन की शुरुआत होगी। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हारना क्षेत्रीय दलों पर बीजेपी की बड़ी जीत, निर्णायक जीत को स्थापित करेगी, इस धारणा को स्थापित करेगी। 2014 में जब शुरुआत हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कांग्रेस से जब लड़ती है तो कांग्रेस को हरा देती है, लेकिन जब क्षेत्रीय दलों से लड़ती है तो हार जाती है। तो बीजेपी ने ये करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ करके दिखाया, बिहार में करके दिखाया, महाराष्ट्र में करके दिखाया, अलग अलग राज्यों में। जिस तरह से अब दिल्ली की बात कर लें आप, दूसरे राज्यों की बात करें तो उड़ीसा की बात कर लें आप, बीजेपी लगातार क्षेत्रीय दलों से भी जीत रही है। और उसकी जीत का ये सिलसिला जो है वो इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से तय होगा कि बीजेपी की जीत का सिलसिला आगे बढ़ने वाला है या ठहरने वाला है। तो महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे, ये जो नैरेटिव है जो मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय राजनीति का प्रायश्चित काल है, उसको एक तरह से एंडोर्स करता है, उसका समर्थन करता है, उसको प्रमाणित करता है। तो भारत का मतदाता इस समय नरेंद्र मोदी के साथ जो अन्याय 2024 में हो गया उसका प्रायश्चित कर रहा है और उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। और इस सुधारने में पता नहीं कितने लोग निपट जाएंगे। जैसे जब तूफान आता है तो कौन सा पेड़ उखड़ जाएगा, चाहे जितना मजबूत हो, उखड़ जाएगा। इसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि ये पेड़ नहीं उखड़ेगा। वही हो रहा है इस समय। तो 2024 में बीजेपी की लोकसभा सीटें कम होना, मेरा मानना है कि जिसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बीजेपी के लिए वो था। बीजेपी को सुधरने का मौका मिला। उसके विरोधियों को गलतफहमी हो गई कि अब भाजपा नीचे जा रही है और हमारे ऊपर आने का समय है। तो भाजपा नीचे गई नहीं, भाजपा वहाँ जहाँ चली गई थी वहाँ से लगातार शिखर की ओर बढ़ रही है और उसके विरोधी लगातार रसातल की ओर जा रहे हैं। और ये सिलसिला, मैं कह रहा हूँ, ये सिलसिला अभी आने वाले विधानसभा चुनावों में जारी रहेगा और ये सिलसिला आपको 2029 के लोकसभा चुनाव तक तो दिखेगा ही।
उसके बाद की बात 2029 में करेंगे, लेकिन 2029 तक का भारतीय राजनीति का टेम्पलेट तय हो चुका है कि भाजपा लगातार आगे बढ़ेगी। सवाल सिर्फ इतना होगा कि कितना आगे बढ़ेगी। ये सवाल अब नहीं होगा 2029 तक कि क्या भाजपा घट सकती है, पीछे जा सकती है, या विपक्ष मतलब जो गैर भाजपा दल हैं वो आगे जा सकते हैं। ये पूरी बहस खत्म हो चुकी है। अब बहस का मुद्दा बचा है तो सिर्फ इतना कि भाजपा कितना बढ़ेगी और उसके विरोधी कितना गिरेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से जो भी चुनाव नतीजे आए हैं वो जिस तरह से भाजपा के पक्ष में गए हैं वो बता रहे हैं कि भारत की राजनीति बदल रही है, भारत के मतदाता का स्वभाव बदल रहा है। वो एक स्थिरता चाहता है, वो विकास चाहता है, वो देश का सम्मान चाहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा चाहता है। वो चाहता है कि जो देश में डेमोग्राफी का खतरा पैदा हो रहा है उसको रोकने वाला कोई हो। और ये सब जब वो सोचता है तो उस विकल्प पर विचार करता है कि कौन ऐसा कर सकता है, तो उसको नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। इसलिए ये परिवर्तन आ रहा है। जो लोग इस बहस में लगे हैं कि ये स्कीम अनाउंस कर दी इसलिए जीत गए, वो पैसा दे दिया इसलिए जीत गए, ये सब गलतफहमी है, उनके मन को संतोष देने के लिए है। वो सब ना होता तब भी बीजेपी जीतती और आगे भी जीतती रहेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा करे ना करे वो जीतने ही वाली है, और उसके विरोधी चाहे जितनी बड़ी बड़ी स्कीम्स की घोषणा कर दें वो हारने ही वाले हैं। तो ये एक बड़ा संदेश भारत के मतदाता ने सभी राजनीतिक दलों को दे दिया है कि अब उसका मूड जो है वो एक दिशा में चल पड़ा है, और इस दिशा को वो बदलने के लिए अभी तैयार नहीं है, कम से कम 2029 तक। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।